तो आज हम अर्थव्यवस्था का परिचय देखेंगे कि अर्थव्यवस्था होती क्या है और उसके प्रकार क्या है। तो जो अर्थव्यवस्था है दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें पहला है अर्थ और दूसरा है व्यवस्था। अर्थात इसमें जो अर्थ का तात्पर्य मुद्रा है, मुद्रा था रुपए पैसे भी कह सकते हैं हम, और व्यवस्था का तात्पर्य स्थापित कार्य प्रणाली से। जब हमें भोजन की आवश्यकता होती है, वस्त्र की आवश्यकता होती है, या आवास की, चिकित्सा की, शिक्षा की, जो भी हमें भौतिक सुविधा है उनकी प्राप्ति होती है, और इनकी जो प्राप्ति होती है जिस प्रकार से होती है, जिस प्रणाली से होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था वैसे तो तीन प्रकार की होती है, जैसे नियंत्रण के आधार पर, और विकास के आधार पर, और वैश्विक संबंधों के आधार पर। जो नियंत्रण के आधार पर होती है तीन प्रकार की होती है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें राज्य की जो भूमिका है वो केंद्र में होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो राज्य की केंद्र भूमिका होती है और आर्थिक जो गतिविधि होती है उन पर सरकार का नियंत्रण अधिक होता है, तो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो क्या होता है, निजी क्षेत्र जो होते हैं उनका नियंत्रण होता है। इसमें जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिकतम क्या होता है, लाभ कमाना होता है। जितने भी इसमें साधन होते हैं उत्पादन के, जैसे अर्थव्यवस्था, और जो हमारे जितने भी सेक्टर हैं प्राइवेट सेक्टर, उनका इस पर नियंत्रण होता है। तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का सम्मिलित रूप पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था ना ही तो पूरी तरह से सरकार के अंडर है, केंद्र राज्य के, ना ही पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के, तो भारत में जो हमारी प्रणाली है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है। हमारा महत्व किसको दिया गया है भारत में, मिश्रित अर्थव्यवस्था को, क्योंकि इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्यम एक साथ सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के स्वामित्व में हो सकते हैं। जैसे भारत में हमारा लोहे इस्पात संयंत्र है, तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के अंडर आता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, ना तो राज्य जो है रेगुलेट भी करता है चीजों को। विकास के आधार पर हम देखेंगे तो विकास के आधार पर तीन प्रकार के, विकसित, अविकसित और विकासशील। विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, जो देश हम कहते हैं ना कि अमेरिका विकसित हो गया, तो ऐसे विकसित, उसमें क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय उच्च होगी, वहाँ जो तकनीकी विकास अधिक होगा, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तो उस वो जो देश है वो विकसित है, विकसित अर्थव्यवस्था है, साधारण भाषा में समझे तो। जो अविकसित अर्थव्यवस्था है वो क्या है, अविकसित व्यवस्था जो है उसमें प्रति व्यक्ति जो आय है वो बहुत कम होगी, उपभोग का स्तर भी बहुत कम होगा, और निर्बल स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, जीवन का स्तर भी निम्न होगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब आती विकासशील अर्थव्यवस्था। तो विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, जो कि अपने तकनीकी विकास को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, उनके जो लोगों का रहन सहन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, और जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है। तो हम अभी विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हैं। तो इसके बाद है वैश्विक संबंधों के आधार पर। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था है दो प्रकार की, पहली खुली और दूसरी बंद। तो खुली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसका संबंध जो बाहर और अर्थव्यवस्थाएं हैं और देश हैं उनसे इनका संबंध है, आयात निर्यात अच्छे रूप से चलता है, बहुत कम प्रतिबंधों के साथ आयात निर्यात चलता रहता है। और बंद अर्थव्यवस्था जो है उसका संबंध बाहर की अर्थव्यवस्थाओं से नहीं है, उसमें प्रतिबंध पूर्णतः होता है, बहुत ज्यादा होता है, जैसे उत्तर कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है वो बंद अर्थव्यवस्था है। ठीक है। अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की। तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं बेसिकली तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक जो क्षेत्र हैं वो है, प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तु को उत्पादित किया जाता है। अतः प्राथमिक क्षेत्र इन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम निर्मित करते हैं। इसमें क्या आता है, कृषि एवं सहायक क्षेत्र जो है हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जो भी हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ आंकड़े दिए गए हैं 2023, 22, 23 के दौरान के, तो आंकड़े बदलते रहते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं, उन गतिविधियों को स्थान दिया जाता है जिनके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात जैसे हमारे प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, कृषि व्यवसाय क्षेत्र है, हमने कोई चीज उत्पादित करी यहाँ, तो यहाँ जो होगा उसको अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाएगा। जैसे हमने गेहूं का उत्पादन किया, तो गेहूं से हम क्या आटा बनाएंगे, बिस्किट बनाएंगे, कुछ और उत्पाद करेंगे, तो द्वितीयक क्षेत्र में होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया भी गया है कि कपास के पौधे से प्राप्त रेशे को उपयोग सूत काटने और कपड़ा बुनने में किया जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत आते हैं औद्योगिक क्षेत्र जितने भी हैं। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायक होती हैं, अर्थात इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो सेवाएं होती हैं जैसे परिवहन हो गया, बीमा हो गया, बैंकिंग होगी, शिक्षा होगी, आदि जितनी भी ये क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत आते हैं।
और ये हमारा तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अलावा भी 2 क्षेत्रों को माना गया है, चौथा और पांचवा। चौथे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया गया, जैसे सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, सूचना, शिक्षा आदि। ठीक है। पंचवें क्षेत्र में जो हमारा उसमें किया गया है, उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को शामिल। वैसे तो अर्थव्यवस्था में 3 ही क्षेत्रों को माना गया है और यहाँ से क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की यहाँ कुछ विशेषताएं दी गई हैं। जैसे परंपरागत विशेषता क्या है कि कृषि की प्रधानता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश अधिक है जीडीपी में। देश की 45% जो हमारी जनसंख्या है वो कृषि में कार्यशील है और उसका कृषि का जो हिस्सा वो 18% है। आंकड़े हैं, बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। भारत के निर्यात व्यापार में कृषि का योगदान 13.3% है। ठीक है। प्रति व्यक्ति निम्न आय। भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है का स्तर है वो विकास में बाधक है। भारत की तीव्र जनसंख्या वृद्धि से स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर के कारण ही निर्धनता का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 67% भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ग्रामीण जनसंख्या का यह स्तर अत्यधिक स्तर है। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के मामले में वैसे भी आपको पता ही है कि हमारा देश अब पहले स्थान पर पहुंच गया चीन को छोड़कर। जनसंख्या वृद्धि का तीव्र अनुपात भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को कमजोर बनाता है। वर्ष 2001 से 11 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.64 प्रतिशत रही है। ठीक है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधनों पर दबाव बढ़ा है और सीमित संसाधनों के कारण कुछ लोगों तक संसाधनों की पहुंच हुई है, जिससे सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ी है। तो जनसंख्या वृद्धि का क्या दुष्परिणाम है? इससे सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ी है और जो संसाधन है वहां तक लोगों की पहुंच कम हुई है। उसके बाद है हमारी बेरोजगारी। भारत में मानव श्रम की उपलब्धता अधिक है, जबकि इसके अनुपात में उत्पादक कार्यों की कमी है। ऐसी अवस्था में सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था करना कठिन है। जनसंख्या अधिक है और संसाधनों तक लोगों की पहुंच कम है, उत्पादक कार्य की कमी है और श्रम की उपलब्धता अधिक है। जनसंख्या अधिक है तो लोग काम करने वाले भी अधिक हैं, तो रोजगार की व्यवस्था कर पाना एकदम कठिन है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। आय वितरण में असमानता। भारत में आय तथा संपत्ति के वितरण में अत्यधिक असमानता है। इस असमानता के कारण गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है। विकसित देशों में कराधान की प्रगम प्रणाली के कारण आय वितरण में अधिक असमानता नहीं है। किस करा प्रणाली कारण? प्रगामी प्रोग्रेसिव सिस्टम। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा रोजगार के समान अवसरों के कारण ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक असमानताएं कम है। नेक्स्ट हमारी कुछ नवीन विशेषताएं हैं, जैसे नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था हमारी 5 ईयर प्लान जो चले थे हमारे 1951 से वर्ष 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं को संचालित किया गया। ठीक है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। वर्तमान में है संस्था जो हमारी नियोजन के लिए उत्तरदायी है। अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक योजनाओं को दिशा प्रदान करती है, जिससे अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके। उद्योगों का विकास। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना तथा उद्योगों के विकास पर निरंतर प्रयास किया गया। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए लागू की गई नई आर्थिक नीति के साथ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे एलपीजी भी बोलते हैं, प्रक्रिया आरंभ की गई। इससे भारत में औद्योगिक विकास को गति मिली है। नेक्स्ट हमारा आर्थिक विकास। अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। कैसे परिवर्तन? गुणात्मक परिवर्तन को। सामान्यतः किसी क्षेत्र विशेष, देश अथवा व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति अगर किसी देश के अंतर्गत आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो वह देश आर्थिक विकास में आगे होगा। आर्थिक विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें मौद्रिक आय के कारण होने वाली वृद्धि के साथ शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक परिस्थितियों में सुधार को शामिल किया जाता है। नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास में उन सभी प्रयत्नों को शामिल किया जाता है जिनका लक्ष्य किसी जन समुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन स्तर में सुधार करना होता है। ठीक है। आर्थिक विकास के कुछ संकेतक दिए गए हैं, जैसे मानव विकास सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक सांख्यिकी उपकरण है। ये क्वेश्चन आता है कि एचडीआई को कौन लागू करता है? तो कौन करता है? यूएनडीपी, जिसका प्रयोग किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयों में समग्र उपलब्धियों को मापने के लिए किया जाता है। किसी देश के सामाजिक और आर्थिक आयाम लोगों के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा प्राप्ति के स्तर और उनके जीवन स्तर पर आधारित होते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख संकेतक हैं। पहला है स्वास्थ्य के लिए जीवन प्रत्याशा, दूसरा है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत, तीसरा है जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। उसके बाद है बहुआयामी गरीबी सूचकांक।
जैसे MPI भी बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास OPHI द्वारा प्रारंभ किया गया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह सूचकांक इस विचार पर आधारित है कि गरीबी एक आयाम नहीं है। यह सूचकांक 3 आयामों और 10 संकेतकों का उपयोग करता है। 10 संकेतक हमारे कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, और ये हमारे आयाम है 3, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। और 10 संकेतक हमारे हैं स्कूली शिक्षा, बच्चों के नामांकन के वर्ष, बाल मृत्यु दर, पोषण, बिजली, पीने का पानी, स्वच्छता, खाना पकाने के ईंधन, संपत्ति और सामाजिक सुरक्षा। यदि कोई व्यक्ति बाहरित संकेतकों के 1/3 से अधिक संकेतकों से वंचित होने पर बहुआयामी गरीबी का शिकार माना जाता है, तो आधे या आधे से अधिक बाहरित संकेतकों से वंचित व्यक्ति अत्यधिक बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक खुशहाली सूचकांक। इस सूचकांक को जो है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UN, ठीक है, द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत यह माना गया कि प्रति व्यक्ति आय नहीं बल्कि स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन को आर्थिक विकास का मापक माना जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है लैंगिक असमानता सूचकांक। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। इस सूचकांक में 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को मापा जाता है। पहला आर्थिक भागीदारी पर और अवसर, दूसरा शैक्षणिक उपलब्धियां, तीसरा स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, चौथा राजनीतिक सशक्तिकरण। नेक्स्ट हमारा वैश्विक भूख सूचकांक। तो वैश्विक भूख सूचकांक जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थुगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से वार्षिक स्तर पर प्रकाशित किया जाता है। इसे 2006 से प्रकाशित किया जा रहा है। इसकी गणना 4 संकेतों के आधार पर की जाती है। अल्प पोषण, बच्चों में नाटापन, बच्चों में कम वजन, बाल मृत्यु दर। ठीक है, इसमें क्या है कि जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 0 से 100 के बीच अंक देकर देशों की स्थिति का निश्चय किया जाता है। यह शून्य भूखमरी से अत्यधिक भूखमरी तक की गणना का मापन करता है। ठीक है, शून्य भूखमरी से अत्यधिक भूखमरी तक। इसके बाद हमारी आर्थिक समृद्धि, यह भी पढ़ रहे थे आर्थिक विकास, अब है हमारा आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक समृद्धि क्या है हमारी? आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटा इनकम अथवा शुद्ध भौतिक आय नेट फिजिकल प्रोडक्ट में वृद्धि से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें लिखा है कि 1970 के दशक में आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास को एक ही माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इनमें अंतर किया जाता है। अर्थात आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है। आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाता है आर्थिक समृद्धि को। वास्तव में आर्थिक समृद्धि साथ से सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में निरंतर होने वाली वृद्धि से, अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सतत विकास लक्ष्य है। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में जून 2012 में सतत विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो 20 में द फ्यूचर वी वांट नामक दस्तावेज जारी किया गया। ये पूछा जाता है कौन सा दस्तावेज? द फ्यूचर वी वांट। इस दस्तावेज द्वारा अधिदेशित 30 सदस्य कार्यदल ने जुलाई 2014 में 17 सतत विकास लक्ष्य जारी किए। कितने? 17 सतत विकास, जो वर्ष 2023 तक प्राप्त किए जाने हैं। ठीक है, तो हमारे इस तरह से 17 हैं कुछ, जैसे गरीबी से सभी रूपों को समाप्त करना, भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, पोषण में सुधार लाना, स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, समावेशी लिंग संबंधी समानता दूर करना, सबके लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता, सबके लिए बहनीय विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता, सबके लिए स्थायी समावेशी और सतत आर्थिक विकास एवं पूर्ण लाभकारी तथा उचित रोजगार को बढ़ावा देना, समुत्थानशील अवसंरचना निर्मित करना, समावेशी संपोषणीय औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, देशों के अंदर और आपस में असमानता कम करना, शहरों और मानव बस्ती में समावेशी, सुरक्षित और संपोषणीय बनना। कुछ इस तरह के हैं और टोटल 17 हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं। बाकी ये हैं हमारे जैसे संपोषणीय खपत, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और संसाधनों का संरक्षण और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण, संपोषण विकास के लिए शांतिपूर्ण सोसाइटियों का संवर्धन करना, सबके लिए न्याय सुलभ करना और सभी स्तरों पर प्रभावी जवाबदेही का समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। ठीक है, इस तरह से हमारे सतत 17 हैं जिनको 2023 तक पूरा करना है। तो ये थोड़ा सा अर्थव्यवस्था का थोड़ा बेसिक सा हमारा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।